किसी ने क्या खूब कहा है सोशल मीडिया पर कि 2014 से पहले जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, मगर अब यानी कि मौजूदा दौर में जब पेट्रोल और डीजल के दाम तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कच्चे तेल की कीमत कम हो रही है, तो हम किस पर प्रदर्शन कर रहे हैं? अजान पर, नमाज पर, हिजाब पर, कश्मीर फाइल्स पर, मुगलों को दोष मढ़ना कि उन्होंने ताजमहल क्यों बनवाया। आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम इस वक्त क्या हालात हैं, जानते ही होंगे, मगर फिर भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों आपको। खबर क्या कहती है दोस्तों? देश में सोमवार यानी 4 अप्रैल यानी कि आज 2022 को पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज तेल में 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। पिछले 2 हफ्तों में यह 12वीं बढ़ोतरी है दोस्तों, 12 बार यह बढ़ोतरी की गई है। बात यहां नहीं रुकती, यानी कि पिछले 14 दिनों में बस 2 दिन दाम नहीं बढ़ाए गए। 14 दिनों में बस 2 दिन दाम नहीं बढ़ाए गए, बाकी 12 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। और पिछले 2 हफ्तों में 8 रुपए 40 पैसे पेट्रोल और डीजल जो है वो महंगा हो गया है। क्या आप जानते हैं इस वक्त मुंबई और दिल्ली में क्या हालात हैं? दिल्ली की बात करें तो इस वक्त पेट्रोल का रेट है 103 रुपए 81 पैसे, डीजल का रेट है 95 रुपए 7 पैसे। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई तो साहब तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, 118 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपए 7 पैसे। कार्यक्रम में मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम जो है वो कम हो रहे हैं। खबर क्या कहती है? भारत में दामों में तेजी तब आ रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने लगे हैं। सोमवार की सुबह भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर में गिरावट दर्ज हुई। तेल तड़के सुबह 0.8% की गिरावट के साथ 103 रुपए $60 प्रति बैरल पर था और अब यह गिरकर आ गया है 98 रुपए $35 प्रति बैरल, यानी कि 100 जो डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है कच्चा तेल। मगर यहां पर कोई सवाल नहीं पूछने वाला है सरकार से कि आप हमें बताने की कृपा करें कि जब इंटरनेशनली पेट्रोल के दाम जो हैं वो कम हो रहे हैं तो भारत में क्यों बढ़ रहे हैं? और यही नहीं दोस्तों, सीएनजी, क्या आप जानते हैं कि 2.5 रुपए सीएनजी भी आज महंगी हो गई है और पिछले 1 महीने में 7वीं बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपको तेल का खेल समझाना चाहता हूं दोस्तों। चुनावों से ठीक पहले, यानी कि चुनावों से करीब 4 महीने पहले, इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ने से रोक दिया था क्योंकि चुनाव आने वाले थे। बीजेपी सरकार को बताना था कि देखिए हमारे राज्य में हमने महंगाई पर काबू पा लिया है। तो इन्होंने जो 4 महीने पेट्रोल और डीजल के दाम पर कंट्रोल किया, उसका नतीजा यह हुआ कि तेल की कंपनियों को करीब 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 19,000 करोड़ का नुकसान। अगर सामान्य तौर पर बढ़ने दिया जाता तो हालात इतने खराब नहीं होते। अब एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है तेल कंपनियों का, इन्हें कम से कम 20 से 25 रुपए बढ़ाना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के दाम। अगर चुनावों के चलते इन्होंने ये खेल ना किया होता तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते। मगर चूंकि चुनाव आ रहे थे तो इन्होंने पहले तो कम किए और उसके बाद उस पर कंट्रोल कर लिया। मगर ये तमाम सवाल आप में से कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आपका दिमाग जो है हिजाब, धर्म संसद, अजान, नमाज, इसकी तरफ जो है खींचा जा रहा है। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर आप अपने दिमाग को इन फालतू के मुद्दों में इन्वॉल्व रखेंगे, अपने दिमाग को उसी चीज में लगाएंगे, तो इसमें फायदा किसका है बताइए? देखिए, जब सरकार को आप जवाबदेह बनाते हैं, जब सरकार से आप सवाल करते हैं ना, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। सवाल बीजेपी से ही किया जाएगा क्योंकि केंद्र में वो सरकार में है। दिक्कत क्या है कि सत्ता में आने के 8 साल बाद भी बीजेपी सरकार जो है पुरानी कांग्रेस सरकार पर दोष मढ़ती है कि साहब यहां पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें दोष जो है पुरानी कांग्रेस सरकार का है। 8 साल हो गए हैं दोस्तों,
8 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छे दिन का वादा था, महंगाई पर काबू पाने का वादा था, कुछ नहीं कर पाए हैं। उल्टा इन 8 सालों में जो एक काम ये अच्छा कर सकते थे कि हिंदुओं में सुरक्षा जो है, सुरक्षा का माहौल बनाना, उस हिंदू को भी वो लगातार भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और उसे एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि साहब हिंदू खतरे में है। अजीब गरीब बात नहीं लगती आपको? इस देश में हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, बावजूद इसके हिंदू डरा हुआ है, बावजूद इसके हिंदुओं को बताया जाता है कि मुसलमान तुम पर राज करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग मेरे जैसे जो है ना, इस वाहियात प्रोपेगेंडा में विश्वास करते हैं, जिससे पता चलता है कि पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर तुम अपने सिस्टम के अंदर जहर भर के रखोगे तो क्या होगा? आज मैं इस देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं। पड़ोस में एक देश है श्रीलंका, वहां पर आपातकाल की स्थिति है। वहां पर कल ही उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपातकाल है और अभी सिर्फ 2 लोग जो हैं वो अपने पद पर बने हुए हैं, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से। ये लोग अपने पद पर बने हुए हैं, बाकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। जनता सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, क्योंकि वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं महंगाई की वजह से। खाने को खाना नहीं है, पेट्रोल पंप्स में पुलिस और आर्मी तैनात है, करीब 650 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 लोग उन प्रदर्शनों में मारे गए हैं। श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भारत अपनी तरफ से ईंधन की मदद दे रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों कि महिंदा राजपक्से सत्ता में आए थे उग्र राष्ट्रवाद का नारा देकर, नस्ल भेद का नारा देकर। वहां पर जो तमिल बसे हुए हैं उन्हें टारगेट करके वो सत्ता में आए थे। और जब असली मुद्दों की बात आई तो उसे संबोधन इन्हें नहीं करना आया। प्रॉब्लम क्या हुआ? ऊपर से पिछले 2-3 सालों में कोविड पैंडेमिक, दूसरा यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा था उसके चलते श्रीलंका बद से बदतर हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीलंका का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर था और ट्रेड पर था। उसने कृषि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कृषि को लेकर हालात बद से बदतर हो गए। और आप जानते हैं दोस्तों, देश की रीढ़ के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मजबूत रहे, जिसमें कृषि और जो खुदरा व्यापारी हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। यानी कि अगर आपके किसान मजबूत हैं, आपके खुदरा व्यापारी, जो आपके छोटे छोटे व्यापारी हैं वो मजबूत है ना, तो देश पर चाहे जितनी भी बड़ा संकट आए, देश को कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2008-7 में जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई थी, तब भारत उससे पूरी तरह से अछूता रहा था। भारत को उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था। आप जानते हैं क्यों? भारत को इसलिए नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि हमारे इंटरनल्स स्ट्रांग थे, हमारा आंतरिक ढांचा स्ट्रांग था, हमारा कृषि स्ट्रांग था। किसान उस वक्त भी आत्महत्या कर रहे थे, मगर हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत था। हमारे जो छोटे मझोले व्यापारी थे वो मजबूत थे और उन्होंने हमारे देश को बचा लिया। हमें सीखना पड़ेगा कि जैसे जैसे इस सरकार के पर, एक तो देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, इस सरकार पर कोई दबाव नहीं है किसानों की स्थिति को बेहतर करना, व्यापारियों की स्थिति को बेहतर करना, महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोजगार जो घूम रहे हैं उन पर उनकी समस्याओं का समाधान करना। इस सरकार पर कोई दबाव नहीं है। क्यों दबाव नहीं है? क्योंकि मीडिया दबाव नहीं डालता। क्यों दबाव नहीं है? क्योंकि मीडिया के जरिए 24 घंटे जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और जनता उससे पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गई है। धर्म का जहरीला धतूरा चाट के उन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान, छोटा मझोला व्यापारी, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उल्टा जब आप उन व्यापारियों से उनसे पूछते हैं तो हाँ साहब, हमारे हालात तो बदतर हैं मगर हिंदू तो सुरक्षित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले नौकरियों को लेकर कहीं बेहतर स्थिति थी, सब लोग अपना काम कर रहे थे। उस वक्त हमारे हिंदू धर्म को कौन सा खतरा था? ऐसा क्यों है कि साल 2022 में आके हमें हिंदू खतरे में दिखाई दे रहा है? पिछले 5-6 सालों में अचानक
यह हिंदू खतरे में है का राग क्यों अलापा जा रहा है? यह राग इसलिए अलापा जा रहा है ताकि आप बुनियादी समस्याओं पर ध्यान ना दें। वो समस्याएं जिनका सीधा नाता आपके और हमारे साथ है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ है, हमारा ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है और नतीजा आपके सामने है। खैर, मगर इस मंच का मकसद यह है कि मैं आपके सामने असली मुद्दे लाऊं। श्रीलंका की तरफ मैंने आपका ध्यान खींचा, पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के क्या हालात हैं मैंने आपके सामने हालात रखे, आगे भी रखता रहूंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार, बतौर इस देश के नागरिक, मैं इस देश के साथ गद्दारी करूंगा अगर जनता की समस्याओं को मैं सरकार तक ना पहुंचाऊं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।